नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बीएसएफ पर पूरे देश को गर्व है और पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर जवान जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं वह उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का प्रतीक है। पश्चिमी और पूर्वी सीमा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से भी निपटने में बीएसएफ के प्रहरी लगे हुए हैं और ऐसे जवानों पर देश को गर्व है। बीएसएफ के वीर जवान मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का लगातार निर्वहन कर रहे हैं। आपको जो है गौरव प्राप्त होता है और देशवासियों का जो विश्वास आप पर है, भरोसा है और आपके सम्मान में है, वह जो खड़ा रहता है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है और माननीय गृह मंत्री जी को भी फक्र है, देशवासियों को भी फक्र है कि आपका सम्मान और आपके प्रति जो दृष्टिकोण है देशवासियों का, वह कितना पवित्र और कितना ऊंचा है। आज आयोजित इस परेड में सीमा प्रहरियों ने जिस ढंग से अपने कदम ताल और दक्षता के साथ दर्शनीय मार्च पास्ट किया है, यह निश्चित ही बल के उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण व अनुशासित जीवन शैली का बेहतरीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा दौरे पर हैं। नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में चल रही 8 सीटर रोपवे, जू सफारी समेत बाकी योजनाओं का जायजा लिया। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई रोपवे का ट्रायल कराकर देखा और निर्माण कार्य को फरवरी तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया। सीएम ने घोड़ा कटोरा का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की जेलों में अशिक्षा का अंधेरा मिटाने की पहल हुई है। यहां के कैदी ही दूसरे कैदियों को ज्ञान का कखरा सिखाने में जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। क्या इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जेल में बंद सजा याफ्ता कैदियों की है? क्या इन तस्वीरों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ाने लिखाने का ये अंदाज हत्या, बलात्कार, मारपीट और छेड़खानी जैसे अपराधों की सजा पाए किसी खतरनाक अपराधी का है? जाहिर है आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन सच यही है कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कई खतरनाक अपराधी जेल में बंद अपने दूसरे साथियों को साक्षर बनाने में जुटे हैं। जिस कैदी की जैसी योग्यता है वो अपनी क्षमता और कौशल के मुताबिक जेल में बंद अपने दूसरे साथियों को पढ़ा रहा है। कुल मिला के जो शिक्षित बंदी हैं वो जेल की व्यवस्था में एक अपेक्षित सुधार और आमूलचूल परिवर्तन भी कई बंदियों के हस्तक्षेप से हुआ है। दरअसल यूपी की जेलों में इस वक्त करीब 1,12,000 कैदी बंद हैं, जिनमें करीब 10% कैदी ही पेशेवर अपराधी हैं, जबकि बाकी दूसरे कैदी हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, मारपीट, छेड़खानी और धोखाधड़ी जैसे मामलों में जेल में बंद हैं। इन कैदियों में 11,711 कैदी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, जबकि 8,151 कैदी ग्रेजुएट और 2,635 कैदी पोस्ट ग्रेजुएट। वहीं 925 कैदी तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर हैं। लिहाजा इन कैदियों की योग्यता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद बाकी कैदियों को शिक्षित करने के लिए एक विशेष शिक्षण प्रशिक्षण अभियान चलाने का फैसला लिया गया। बंदियों को हमारा जेल तंत्र के अधिकारी कर्मचारी मोटिवेट करते हैं और बंदी भी स्पेशली जो सजा याफ्ता है, जो लंबे समय के लिए जेल में आते हैं, तो उनमें ये बात आ जाती है कि इसमें जेल की
व्यवस्था में कुछ सुधार करें, बंदियों को ज्ञान अर्जित करें। जेल में कैदियों के लिए कैदियों की मदद से चलाए जा रहे इस अभियान से काफी मदद भी मिल रही है। कई कैदियों ने तो अच्छे नंबरों के साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी परीक्षाएं भी पास कर ली हैं। इतना ही नहीं, जेल से छूटने के बाद कई कैदियों ने तो जेल में मिली शिक्षा और प्रशिक्षण की बदौलत रोजगार भी हासिल कर लिया है। अपनी पढ़ाई भी जारी रखूँगा। मेरे माँ बाप बचपन से नहीं थे, इसलिए मैं अपने घर पर पढ़ नहीं पाया। जेल से मैं आज 10वीं क्लास पास कर ली है मैंने। जेल के अंदर आ रहा ये बदलाव निश्चित तौर पर बाहर एक सभ्य समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगा। उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जेलों में शुरू हुई ये सुखद पहल समाज को बदलने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। लखनऊ से राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। कर्नाटक में सरकारी स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर मुरली काडेकर ने बेमिसाल कोशिश की है। उनकी कोशिशों से उनके छात्रों की किस्मत बदलने लगी है। ये है नैना। नैना की आंखों से इस वक्त खुशी के आंसू बह रहे हैं। इसे यकीन नहीं हो रहा कि ये नया नवेला घर उसका है, जहां बिजली भी है, तमाम सहूलियतें भी, और जिस घर की छत भी नहीं टपकती। नैना को यकीन नहीं हो रहा कि पढ़ाई के जरिए वक्त बदलने का यकीन दिलाने वाले प्रिंसिपल सर उसे और उसके घर वालों को इतना बड़ा तोहफा दे सकते हैं। लेकिन सच यही है, इस स्कूल के हेडमास्टर पद से रिटायर होने वाले मुरली काडेकर सर ऐसे ही हैं। मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुरली सर अपनी मेहनत की कमाई से हमारा घर बनाएंगे, जहाँ बिजली भी होगी। मैं उन्हें दिल से सलाम करती हूँ। पहले का घर हर जगह से टपकता था, वहाँ सोना भी मुश्किल था। अब मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगी। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, कभी कभार हमारे अच्छे के लिए डांटते भी हैं। उन्होंने बहुत सारे दूसरे छात्रों की भी मदद की है। मैं 10वीं के बाद भी पढ़ाई जारी रखूंगी। नैना कर्नाटक में उडुपी के कन्नड़ मीडियम हाई स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा है। इसके पिता दैनिक मजदूर हैं और परिवार बड़ा होने के चलते ख्वाहिशों के बजाय जोर जरूरतों की प्राथमिकता तय करने पर रहती है। लिहाजा तंगहाली और गुर्बत का असर घर के टाट से लेकर घर के हर कोने पर दिखता था। 7 लोगों के परिवार के साथ टपकते छत के नीचे रहना नैना के सपनों को तोड़ रहा था, जिसकी खबर स्कूल के प्रिंसिपल मुरली काडेकर को थी। लिहाजा उन्होंने अपनी छात्रा के सपनों को ताकत देने के लिए पहल की। मैं 32 साल की शिक्षण सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हूं। मैंने इस सेवा के दौरान छात्रों की सामाजिक स्थिति के आधार पर उन्हें हर संभव मदद करने की कोशिश की। हमने इस दौरान 80 छात्रों को मुफ्त सौर ऊर्जा कनेक्शन भी प्रदान किया। इस दौरान मैंने कोरगा समुदाय की छात्रा नैना का घर देखा, जो अपने 7 सदस्यीय परिवार के साथ रह रही थी। उनके घर की खस्ता हालत देखकर मैंने उनके लिए एक घर बनवाने का फैसला किया, जिसमें कोरगा विकास बोर्ड ने 2.5 लाख रुपए से मदद की और मैंने शेष 1.5 लाख रुपए दिए। इस स्कूल से रिटायर होने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल मुरली काडेकर की नेकी की फहरिस्त काफी लंबी है। इन्होंने पहले भी गरीबी से जूझ रहे स्कूली छात्रों को हर तरह से मदद देने की कोशिश की है। इसके अलावा ये कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति भी देते रहे हैं। और तो और, इससे पहले भी इन्होंने 18 छात्रों को घर बनाने में मदद की है। उम्मीद है अज्ञान का हर अंधेरा कोना यूं ही नेक नियति से रोशन होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नासिक की दिव्यांग कविता किसी से कम नहीं है। अपनी काबिलियत के बल पर उसने सबकी बोलती बंद करके रख दी है। चौंतीस साल की कविता भोंडवे को देखकर भले ही आप इनकी काबिलियत का अंदाजा ना लगा पाएं, लेकिन यकीन मानिए, जब लोगों को इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते देखेंगे तो आप हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेंगे।
और लोग इनकी तारीफों के पुल बांधे भी तो क्यों नहीं, क्योंकि पोलियो से ग्रस्त 34 साल की इस लड़की ने 2 गांव के लिए वो सब किया है जिसकी अपेक्षा पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश के हर गांव के लोग अपने सरपंच से करते हैं। लेकिन अफसोस, हर गांव की किस्मत में कविता जैसी सरपंच नहीं होती। क्या मुखिया क्या होता है, इससे पहले मुखिया क्या होता है, क्या मुखिया होता है या नहीं, ये गांव को मालूम नहीं था। सरपंच जब से हुआ है तब से इस गांव में ऐसा कोई काम बचा नहीं है क्या जो काम अभी आगे अपन को बहुत ज़रूरत है, ये करना चाहिए। वो बताने से पहले का जब ये होता है हमारे गांव का मीटिंग होता है तो तब वो गांव में बताया कि ये काम अपन को जरूरी है कि वो तुरंत जिद पकड़ के वो काम पूरा ही कर देते हैं। ऐसा मुखिया इस गाँव को मिला है। दरअसल दहगांव और डिंडोरी तालुका का बैगल गांव समूह ग्राम पंचायत है, लिहाजा यहाँ ग्राम प्रशासन पर नियंत्रण रखना आमतौर पर कठिन माना जाता रहा है। लेकिन कविता ने इसे संभव बना दिया। यहाँ तक कि गांव का माहौल खराब न हो, इसके लिए कविता ने गांव में चल रहे अवैध व्यापारों के खिलाफ भी आवाज बुलंद किया और गांव की महिलाओं को जागरूक कर तमाम काले धंधेबाजों को गांव से बाहर का रास्ता दिखाया। कविता के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। दिव्यांग होने के चलते गांव के लोग शुरुआत में उसका मजाक बनाते थे, लेकिन अपने पिता जो इस गांव के पूर्व सरपंच थे, उनसे मिली हिम्मत की बदौलत कविता ने सूझबूझ से वो सब कर दिखाया जो गांव वालों की जरूरत थी। ये कविता की ईमानदारी है कि लोग आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अवैध धंधे महिलाओं के साथ मिलकर और कुछ गांव के जो सपोर्टर थे मेरे, उनके साथ मिलकर वो धंधे बंद करवाए। 2011 से लगातार सरपंच का चुनाव जीतती आ रही कविता पहले कार्यकाल के पूरा होने के बाद दोबारा मुखिया नहीं बनना चाहती थी, लेकिन काम के प्रति ईमानदारी और गांव का कायाकल्प होते देख ग्रामीण जिद कर बैठे, जिसके बाद ग्रामीणों के आग्रह पर कविता ने फिर से पद स्वीकार कर लिया। बहरहाल एक तरफ जहां शहर के युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आते हैं, वैसे वक्त में कविता जैसे ग्रामीण युवा गाँव के लिए जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, जो वाकई ग्रामीण भारत के सुंदर सुखद भविष्य की उम्मीद जगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बेंगलुरु, जहां की एक संस्था ने बेकार के प्लास्टिक से घर बनाने का रास्ता ढूंढ निकाला है। इससे न सिर्फ प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, बल्कि बेघरों को घर भी मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंजीनियर्स और पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये एक इको फ्रेंडली घर का मॉडल हो सकता है। पीएफसी यानी प्लास्टिक फॉर चेंज इंडिया फाउंडेशन के लिए ये एक प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन दो बार अपनी निगाहों के सामने अपने आशियाने को ज़मींदोज़ होता देख चुकी इस बुजुर्ग महिला कमला से पूछेंगे तो ये उसके लिए सपनों का घर है, जिसमें इनकी जरूरत की हर चीजों का ख्याल रखा गया है, फिर चाहे बात मजबूती और सुरक्षा की भी क्यों ना हो। हाँ, ये बात और है कि ईंट पत्थरों की बजाय इस घर को रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बनाया गया है। उन्होंने मेरे लिए एक सुंदर सा घर बनाया है। ये घर प्लास्टिक का बना है। अब मैं आराम से रह सकती हूँ। घर में कोई समस्या नहीं है। घर बेहद हवादार और अंदर गर्मी भी नहीं लगती है। यहाँ तक कि कमरे में टाइल्स भी लगाए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये घर मुझे मुफ्त में मिला है। मुझे इसके लिए 1 पैसे नहीं देने पड़े। इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी वो 2 बार टूटा, पर फाउंडेशन के लोगों ने मेरी मदद करते हुए मुझे ये प्लास्टिक का घर बना कर दिया। हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक फॉर चेंज इंडिया फाउंडेशन ने इस घर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन तमाम तय मानकों का ख्याल रखा है जो किसी भी घर की मजबूती और सुविधा के लिए जरूरी होता है। रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना घर होने के बावजूद इसकी मजबूती को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ये घर आग से भी सुरक्षित है, जबकि प्लास्टिक वेस्ट से बने होने के चलते इसकी लागत भी कम है।
एक बेडरूम, किचन और अटैच बाथरूम का घर होने के बावजूद 350 स्क्वायर मीटर वाले इस घर की लागत महज 4.5 लाख आई है। जबकि इसी बनाने में लगे समय की बात करें तो ये घर सिर्फ 15 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। मंगलुरु के पच्चानेडी में बना यह मकान पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और प्लास्टिक फॉर चेंज इंडिया फाउंडेशन की योजना जल्द से जल्द 20 ऐसे और घर बनाने की है। हालांकि फाउंडेशन ने घर बनाने के लिए जरूरी जमीन की अर्जी सरकार को दे रखी है ताकि कमला ताई की तरह ही 20 और बेघरों के सिर पर छत आ सके। इतना ही नहीं, फाउंडेशन को उम्मीद है कि ऐसे मॉडल्स के घरों के चलन में आने के और भी कई फायदे होंगे। साथ ही इससे प्लास्टिक का कचरा बीनने वाले गरीबों का जीवन स्तर भी सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से किसानों का जीवन संवारने की पहल तेज कर दी गई है। शेब्रो ब्रीड के पालन को बढ़ावा देना भी उनमें शामिल है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई ये तस्वीर किसी आम पोल्ट्री फार्म की तरह ही लग रही होगी, लेकिन इस फार्म में कुछ अलग है तो वो हैं ये मुर्गियां जो शेब्रो ब्रीड की हैं। शेब्रो ब्रीड की मुर्गियां न सिर्फ ब्रॉयलर चिकन से ज्यादा अंडे देती हैं, बल्कि इनका मांस भी देसी मुर्गियों की तरह होता है। ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। इससे इसका जो अंडा होता है उसकी भी हम प्रोडक्शन करते हैं, मतलब एग पर्पस के लिए भी होता है ये और मीट पर्पस के लिए भी होता है। वो ये जो है LIT बर्ड्स बोलते हैं इनको, लो इनपुट टेक्नोलॉजी होती है, मतलब ये फीड बहुत कम खा के भी गुजारा करते हैं। स्वाद के साथ कम फीड पर ज्यादा आउटपुट देने वाली इसकी खासियत के चलते ही जम्मू कश्मीर सरकार इन मुर्गियों के पालन को बढ़ावा दे रही है ताकि किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा दिलाया जा सके। सरकार को काफी हद तक इसमें कामयाबी भी हासिल हुई है और आज उधमपुर में सरकारी फार्म के जरिए इस योजना से 73 किसान सीधे तौर पर जुड़े हैं। ये सरकारी फार्म जम्मू के कई जिलों में किसानों को चूजे और अंडे भी सप्लाई करता है। ये हमारे पास कोई 73 फार्मर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो इस ब्रीड को लेके बहुत खुश हैं। लेकिन हमें क्या है कि यहाँ से हम जो डे ओल्ड चिक्स हैं सिर्फ हम यही ही नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं सप्लाई करते हैं, हम जम्मू प्रोविंस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक जगह हमारे जो बर्ड्स हैं जाते हैं। सरकारी फार्म से किसानों को एक दिन का चूजा 20 रुपए का मिलता है, जिन्हें किसान अपने फार्म में अंडे और मांस के उत्पादन के लिए ले जाते हैं। अब शेब्रो ब्रीड की मुर्गियों की फार्मिंग कर किसान ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन्होंने ब्लायलर जो पोल्ट्री फार्म जितने भी खोले हैं कोई भी आज दिन तक फेल नहीं हुआ है, सक्सेस हुए हैं। इवन के उनका जो है वो वेट में भी वो कम होते हैं और रेट में ज्यादा होते हैं, लेकिन ये वेट में भी अच्छा है और रेट में भी अच्छा है और इसका बेनिफिट है वो किसानों को मिल सकता है। फार्मर्स मैंने देखा कि बड़े प्रॉस्पेरस हैं, बड़े हैप्पी हैं। जैसे अभी दीपावली हुई, अभी त्योहारों पे उनकी मतलब अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। सरकार की योजना हर किसान को सबल बनाने की है, इसलिए सरकार शेब्रो ब्रीड की मुर्गियों के पालन के लिए सब्सिडी भी दे रही है। इसमें सब्सिडी भी है और ये अब गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है अच्छी स्कीम है। अब जिम्मेदार लोग ये गांव में अब पहले दूसरे देसी मुर्गे रखते थे, थोड़े थोड़े मुर्गे रखते थे, उसमें कुछ वो फायदा नहीं होता था, इसमें जरूर फायदा होगा। आतंकवाद से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और विकास के इस सफर में कोई वर्ग छूट न जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साफ है, किसान की खुशहाली के बिना जम्मू कश्मीर भी खुशहाल नहीं हो सकता। तभी सरकार किसानों को चौतरफा फायदेमंद बनाने की कवायद में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। LAC पर तनाव के बीच चीन की एक और चाल सामने आई है। ड्रैगन अब पानी के रास्ते भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की फिराक में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी में है।
पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बीच भारत से सटी सीमा पर तिब्बत में चीन एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। ये बांध चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज से करीब 3 गुना ज्यादा पन बिजली पैदा करेगा और इस बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे का संकट पैदा हो सकता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये बांध तिब्बत के मेडोक काउंटी में बनाया जाएगा, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद पास है और मौजूदा 5 वर्षीय योजना के तहत इस बांध को साल 2025 तक पूरा किया जा सकता है। चीन की योजना इस बांध से हर साल करीब 300 अरब किलोवाट बिजली उत्पादन की है। इससे पहले चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 11 बांध बना चुका है, जिससे इस नदी का प्रवाह तंतर आसमान हो गया है। विशेषज्ञों की माने तो नदियों के पानी के मामले में चीन ने भारत पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर रखी है। वो दक्षिण एशिया में बहने वाली 7 नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सलवीन, यांगत्जी और मेकांग के पानी को नियंत्रित कर रहा है। ये नदियां पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में होकर गुजरती हैं, जिसका 48% पानी भारत से होकर गुजरता है। इसके अलावा वो लगातार सीमा से सटे इलाकों में सड़क निर्माण और लोगों को बसाने का काम कर रहा है, जिससे पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति भी बदल रही है। भारत और चीन के बीच पानी का आंकड़ा साझा करने का समझौता है, लेकिन साल 2017 में डोकलाम संकट के समय चीन ने यह आंकड़ा देने से मना कर दिया। अब चीन का नया बांध बनाने का ऐलान भारत के साथ बांग्लादेश के लिए बड़ी चिंता का सबब है। ब्रह्मपुत्र भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में जीवन का आधार है और लाखों लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों की जेब कटने से उनकी परेशानी भी काफी बढ़ गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में अचानक उछाल होने से ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। दरअसल बिहार में चुनाव के दौरान पिछले 2 महीने तक पेट्रोलियम का दाम स्थिर था, लेकिन जैसे ही चुनाव का दौर खत्म हुआ, 10 दिन के अंदर पेट्रोल में प्रति लीटर 1 रुपए और डीजल में प्रति लीटर 1 रुपए 56 पैसे की वृद्धि कर दी गई। इलेक्शन के बाद जो है इसमें वृद्धि देखी गई है। इलेक्शन से पहले तक तो वही था, प्राइस कांस्टेंट था, लेकिन उसके बाद पेट्रोल डीजल दोनों में थोड़ी वृद्धि। पेट्रोलियम पदार्थ अर्थव्यवस्था का आधार होती है। ऐसे में जाहिर है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।